चलिए देखिए, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए, आज के इस सेशन में हम एक टॉपिक जो छूट गया था आपका, वही टॉपिक आज डिस्कस होगा। इसके बाद न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। पहले चैप्टर का जो दो खंड में है, एक वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, दूसरा गॉस के प्रमेय में। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में एक टॉपिक रह गया था, वो था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। देखिए, एक समान वैद्युत क्षेत्र में जो आवेशित कण का गमन पथ है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ। ठीक है, तो यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ मतलब ये है कि जो कण का जो पथ होगा वो किस प्रकार होगा। अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र में कण को अगर गमन किया जाए, यानी कि उसको गत कराया जाए, अगर उसको गत कराया जाएगा तो उसका पथ कैसा बनेगा, यही हमको पढ़ना है। ठीक है, अब जैसे कि मान लेते हैं, अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र है ना, ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस वैद्युत क्षेत्र में हम कोई कण लेते हैं और इस कण को हम क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराते हैं। अच्छा, कितने कंडीशन होंगे उसको प्रवेश कराने के, हम देख सकते हैं कि अगर कण को हम वैद्युत क्षेत्र की दिशा में यानी कि ऐसे प्रवेश कराएंगे ना, तब उसका पथ किस प्रकार बनेगा। अगर हम कण को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराएंगे तब कैसा पथ होगा। अगर हम कण को वैद्युत क्षेत्र के नहीं लंबवत नहीं वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश कराएंगे तब क्या होगा। यानी कि कुल 3 चीजें हो सकती हैं ना। नंबर 1, जब कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। क्या, जब कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है ना, जब कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। नंबर 2, जब कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है ना, यानी कि वैद्युत क्षेत्र जिधर होगा लंबवत प्रवेश करता है, उसके लंबवत प्रवेश करेगा। ठीक है, और तीसरा कि जब कण वैद्युत क्षेत्र में तिरछे पर प्रवेश करता है ना, तिरछे पर प्रवेश करता है। ध्यान देना, जब कण वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, जब कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, जब कण वैद्युत क्षेत्र में तिरछे पर प्रवेश करता है ना। इसमें से जो आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो पैटर्न है उसमें 2 चीजें आपको पढ़नी है। जब कण वैद्युत क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, जब कण वैद्युत क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है ना, तिरछे प्रवेश करता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। चलिए देखिए, जब कण समांतर प्रवेश करता है तब क्या होगा और जब लंबवत प्रवेश करता है तब क्या होगा ना। जब ये समांतर प्रवेश करता है तो आइए देखते हैं कि कण या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा। क्या, जब कण या तो धनावेशित होगा या तो ऋणावेशित होगा। तो चलिए देखते हैं, जब कण समांतर प्रवेश करता है ना। चलिए, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने वैद्युत क्षेत्र बना लिया। चलिए, ये वेक्टर ई है वैद्युत क्षेत्र ना, और पहला क्या है, जब कण समांतर प्रवेश करता है, यानी कि नंबर 1 हम लिख दिए। ठीक है, चलिए, अगर ये कण धनावेशित है, एक कण ऋणावेशित है, तो ले लेते हैं कण धनावेशित है, एक कण ऋणावेशित है। तो ध्यान दो, हमने बताया था कि अगर धनावेशित है, अगर धनावेशित है तो क्या होगा,
धनावेशित पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है, यानी कि जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उधर ही बल लगेगा ना, जिधर वैद्युत क्षेत्र होगा उधर ही बल लगेगा ना। वैद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है, तो धनावेशित कण पर बल किधर लगेगा, इधर ही लगेगा। वैद्युत क्षेत्र ई है तो कितना बल लगेगा, F बराबर Q इंटू ई। अगर आवेश Q है तो बल कितना लगेगा, F बराबर Q इंटू ई। यानी कि जिधर वैद्युत क्षेत्र है उधर ही बल लग रहा है ना। जैसे मान लो, जैसे आप साइकिल चलाते होंगे तो देखे होंगे कि अगर हवा जिस दिशा में है ना, जिस दिशा में हवा बह रही है, अगर उसी दिशा में अगर आप साइकिल चलाओगे तो आप कहीं न कहीं आपके साइकिल चलाने में त्वरण उत्पन्न होगा ना, क्योंकि एक तो आप बल भी उसी दिशा में लगा रहे हो ना, और आप उसी दिशा में गति भी कर रहे हो, हवा भी उसी दिशा में चल रही है, तो कहीं न कहीं आपके साइकिल में त्वरण उत्पन्न होगा। यानी कि यहाँ पर जो गति होगा ना वो त्वरित गति होगा। कैसी गति होगी, त्वरित गति होगी ना, त्वरित गति होगी और सरल रेखीय गति होगी। पथ कैसा होगा, पथ कैसा होगा, पथ एक सरल रेखा को दर्शाएगा ना। पथ कैसा दर्शाएगा, एक सरल रेखा को दर्शाएगा, क्योंकि आप चल भी उसी दिशा में रहे हो ना, अब हवा भी उसी दिशा में है ना, तो आपके साइकिल में आपके वेग में देखा जाए तो त्वरण उत्पन्न होगा ना। त्वरण जब उत्पन्न होगा तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि त्वरित गति होगी और पथ कैसा होगा, सरल रेखी पथ होगा ना। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है ना, एक कंडीशन ये हो सकती है। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी, जैसे मान लो यही कण ना, यही कण अगर देखें, यही कण अगर इस दिशा में गति करे ना तो इस पर बल किधर लगेगा, इधर लगेगा ना। Q इंटू ई बल किधर लगेगा, इधर लगेगा। और आप गति किधर कर रहे हो, इधर गति कर रहे हो ना, आप गति इधर कर रहे हो ना, आपको गति इधर मान लो करना है ना, और बल इधर लग रहा है ना, तो आपके जो आपका पथ है वो तो सरल रेखी होगा ना। पथ कैसा होगा, सरल रेखी होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन बिल्कुल वही है ना, गति तो पैरेलल ही कर रहा है ना, तो जो पथ होगा सरल रेखी होगा। लेकिन यहाँ पर जो गति होगी इसकी मंदन गति होगी ना, क्योंकि बल और वेग दोनों अलग अलग दिशा में है, बल और वेग दोनों अलग अलग दिशा में। जब बल और वेग दोनों अलग अलग दिशा में रहेगा तो गति कैसी होगी, मंदन गति होगी ना। गति कैसी होगी, मंदन गति होगी, क्योंकि बल इधर लग रहा है और आप गति इधर कर रहे हो। नो, स्पष्ट है कि जितना उसका वेग, जितने वेग से आप गति कर सकते हो ना, उसमें ये वाला जो फोर्स होगा उसको क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ ना, क्योंकि धनावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है ना, तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो धनावेश है, इस पर बल इसी दिशा में लगेगा। लेकिन आप गति अगर उस साइड कर रहे हो तो त्वरण कैसी होगी, मंदन होगी ना, त्वरण कैसा होगा, मंदन होगा। अच्छा, ये दो चीजें हो गई धनावेशित पर ना, ये दो चीजें धनावेशित हो गई। अच्छा, ऋणावेशित पर क्या होगा, आइए ऋणावेशित पर देख लेते हैं। चलिए देखिए, अगर ऋणावेश है ना, ऋणावेश है तो ऋणावेश जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणावेशित होता है ना। अगर ऋणावेश है तो ऋणावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। किधर, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है ना। अगर ऋणावेश है उस पर बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। अगर ये ऋणावेश है ना, तो अगर मैं इसको इधर गति कराऊंगा, क्या, अगर मैं इसको इधर गति कराऊंगा, इस पर बल किधर लगेगा बताओ, इधर, इधर बल लगेगा ना, क्योंकि ऋणावेश है। जब इधर बल लगेगा तो F जो लगेगा इस दिशा में, और आप गति इस दिशा में कर रहे हो, तो पथ तो सरल रेखी होगा ना, तो पथ तो सरल रेखी होगा, सरल रेखी गति। लेकिन पथ सरल रेखा होगा, लेकिन गति कैसी होगी ना, गति मंदन होगी। गति कैसी होगी, मंदन होगी, क्योंकि आप इधर गति कर रहे हो और ऋणावेश है तो इस पर इधर बल लगेगा ना। आप इधर गति कर रहे हो तो ऋणावेश है तो बल किधर लगेगा, इधर बल लगेगा। जब इधर बल लगेगा तो गति के रूप में मंदन गति होगी और पथ कैसा होगा, सरल रेखीय पथ होगा ना। पथ कैसा होगा, सरल रेखीय पथ होगा। बोलो समझ में आया। अब आगे देखें, यहां पर आगे देखते हैं हम। अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है ना, इधर जैसे गति कर रहा है ना, अब इधर विवेक से इधर गति कर रहा है तो बल भी उधर ही लगेगा ना,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बल किधर लगता है बताओ, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। वैद्युत क्षेत्र किधर है, इधर है। जब वैद्युत क्षेत्र इधर है तो गति किधर करेगा बताओ, गति किधर करेगा, बल किधर लगेगा, इधर लगेगा, और गति भी उसी दिशा में कर रहा है। तो पथ कैसा होगा, सरल रेखा पथ ना, पथ कैसा होगा, सरल रेखी पथ होगा। और त्वरण कैसे होगी ना, गति के रूप में त्वरित गति होगी ना। कैसी गति होगी, त्वरित गति की होगी ना। तो ये 4 कंडीशन बन जाते हैं। कभी कभी बहुविकल्पी में ऐसे ही प्रश्न बन जाते हैं। तो 4 चीजें मैंने आपको बताया ना। धनावेश यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जब गति करेगा, और दूसरा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। ऋणावेश वैद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा और वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करेगा। तो ये 4 कंडीशन बने आपके ना। कितने, 4 कंडीशन बने। चलिए अब अगला है कि जब कण ना वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। चलिए आइए समझते हैं। ये हमारा हो गया एक्स अक्ष हो गया, और ये हो गया हमारा वाई अक्ष हो गया। कैसा, वाई अक्ष ना, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अब यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष वाई अक्ष है, और कण और वैद्युत क्षेत्र मुझे बनाना पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र हम बना देते हैं ई डायरेक्शन में ना। वाई अक्ष पर हमने वैद्युत क्षेत्र ले लिया ना। अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर प्रवेश करेगा ना, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत अगर प्रवेश करेगा तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे हो गया। तो लंबवत प्रवेश करने का मतलब जो कण होगा, मान लो जो कण होगा मान लो ना, वो किधर होगा, कण किधर होगा, कण हमारा जो होगा जो गति करेगा v वेग से इधर गति करेगा ना। v वेग से किधर गति करेगा, इधर गति करेगा। अच्छा, जब v वेग से इधर गति करेगा, वैद्युत क्षेत्र किधर लग रहा है, वैद्युत क्षेत्र उधर लग रहा है ना। जब वैद्युत क्षेत्र उधर लग रहा है तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब वैद्युत क्षेत्र हमारा इस साइड लग रहा है ना, इस साइड, तब कहीं न कहीं ये जो कण है ना, इस दिशा में वेग है, और इस दिशा में जब वेग है और बल इधर लग रहा है, जैसे मान लो आप साइकिल का उदाहरण, जैसे जिस दिशा में आप चल रहे हो उसी दिशा में मान लो आप चल रहे हो, उसी दिशा में ना, वैद्युत जैसे कि जिस दिशा में हवा है, और कोई मान लो आया ना, आपको थोड़ा सा फोर्स लगा दिया ना, जैसे ऐसे चल रहे हो, कोई फोर्स उधर की तरफ लगा दिया, तो न तो आप ऐसे जाओगे और न तो आप ऐसे जाओगे। इतना तो क्लियर है कि नहीं आप इस डायरेक्शन में जाओगे और नहीं आप इस डायरेक्शन में जाओगे, तो कहीं ना कहीं इसके बीच में जाओगे ना। तो पथ हमारा ऐसे भी हो सकता है ना, वो पथ हमारा ऐसे भी हो सकता है ना। कोई मान लो कहेगा कि पथ हमारा ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है ना। तो किस ट्रैजेक्टरी पर ये व्यक्तिगत करेगा ना, यानी कि साइकिल सवार किस ट्रैजेक्टरी पर गति करेगा ना। अब सवाल ये है कि इस प्रकार गति करेगा, इस प्रकार गति करेगा, इस प्रकार गति करेगा ना। नंबर 1 इस प्रकार गति करेगा, नंबर 2 इस प्रकार गति करेगा, नंबर 3 इस प्रकार गति करेगा। किस प्रकार गति करेगा ना, ये ट्रैजेक्टरी हमें इसका पथ किस प्रकार का बनेगा ये हमें निकालना पड़ेगा ना। और v वेग से दिशा में गति कर रहा है, अब कौन सी ट्रैजेक्टरी होगी ये हमको समझना है ना। और इस ट्रैजेक्टरी को निकालने के लिए हमको समीकरण बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई इधर गति कर रहा है और वैद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है ना, तो इस कण पर ये बल तो लगाएगा ही, खींचेगा ये अपनी तरफ ना। जब खींचेगा तो इस पर तो जाएगा नहीं कन्फर्म है, और अगर इधर भी वेग से है तो इस पर भी नहीं जाएगा, तो इन दोनों को बीच से ही होकर जाएगा। लेकिन किस पथ को निरूपित करेगा ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा ना। तो चलिए आइए इसकी ट्रैजेक्टरी को हम बनाते हैं। और पहली बात तो हम ये देखेंगे कि मान लो अगर ये गति करते हुए किसी न किसी क्षण मान लो पहुंच रहा है कहीं न कहीं पर ना, जैसे मान लो यहाँ पर कहीं पर भी, तो मान लेते हैं यहाँ पर पहुंचा होगा ना किसी न किसी क्षण, मान लेते हैं टी समय में। तो यहाँ का निर्देशांक जो है हम मान लेते हैं यहाँ का निर्देशांक x, y होगा। हम मान लेते हैं यहाँ का निर्देशांक x, y होगा। हम ये मान कर चलते हैं कि यहाँ का जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो x, y हो जाएगा ना। यहाँ पर पहुँचने पर किसी क्षण मान लो यहाँ पर पहुँच गया, जब पहुँच गया तो आइए यहाँ पर हम देखते हैं ना। ये देखो x अक्ष हो गया हमारा, ये वाला y अक्ष हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम x और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी हम y मान लेते हैं
ना। इतनी बातें समझ में आई। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे, जब हम एक्स अक्ष की दिशा में चल रहे हैं तो एक्स अक्ष की दिशा में कोई बल लग रहा है? बताओ, एक्स अक्ष की दिशा में कोई बल लग रहा है? कोई बल नहीं ना। तो मान लेते हैं कि टी समय में ना, टी समय में v वेग से एक्स अक्ष की दिशा में हम एक्स दूरी तय किए। जब कोई त्वरण नहीं है तो सामान्य सूत्र लगा देंगे ना कि टी बराबर समय बराबर दूरी बटा चाल ना, समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी एक्स है और चाल v है ना, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 ना। ये कैसे हमने किया, टी बराबर एक्स बाई वी ना, क्योंकि एक्स अक्ष की दिशा में ना, क्या बताओ, एक्स अक्ष की दिशा में नहीं तो कोई बल है ना, तो बल नहीं तो त्वरण नहीं उत्पन्न होगा। तो सामान्य सूत्र लगाएंगे टी बराबर एक्स बाई वी ना, तो सामान्य सूत्र से टी बराबर एक्स बाई वी। चले, ये हो गया हमारा क्या, एक्स अक्ष की दिशा में चली गई दूरी के लिए ना। वाई अक्ष की दिशा में, अगर जब हम वाई अक्ष की दिशा में मान लो चलेंगे ना, अभी अगर ये वेग है, समझिएगा, अगर इसी वेग से हम यहाँ चल रहे हैं और ये वैद्युत क्षेत्र में है और इस पर बल ये तो लगाएगा ही वैद्युत क्षेत्र, तो कहीं ना कहीं जब इस पथ को छोड़कर अगर इस पथ पर चलने लगेगा तो इस दिशा में वो बार बार देखा जाए तो त्वरण ही तो उत्पन्न होगा ना, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र समाप्त होगा नहीं, तो इस दिशा में त्वरण उत्पन्न होना तय है। जब त्वरण उत्पन्न होगा तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं कि त्वरण उत्पन्न होने की स्थिति में बल लगेगा तभी त्वरण उत्पन्न होगा। तो हम लिखेंगे द्वितीय शर्त में, क्या लिखेंगे, चलिए देखिए इसके आगे टी बराबर एक्स बाई वी। अब हम यहाँ से, ये तो हमारी पहली शर्त थी कि जब इस दिशा में वेग नहीं होगा, यहाँ पर विस्थापन अगर हम यक्स, क्योंकि यहाँ का निरंतर गामा वाई है, अगर विस्थापन यहाँ पर यक्स है तो यहाँ पर अगर वेग नहीं, इस दिशा में अगर कोई बल नहीं तो त्वरण नहीं उत्पन्न होगा, तो सामान्य सूत्र हम लगा देंगे। चलिए द्वितीय शर्त अगर हम देखें, द्वितीय शर्त, ठीक है, तो इस दिशा में हमारा क्या है, इस दिशा में हमारा त्वरण लगेगा क्योंकि वैद्युत क्षेत्र इसी दिशा में है ना। तो जब त्वरण लगेगा तो इस पर बल लगेगा, इस कण पर बल भी लगेगा, यहाँ पर जो कण गति कर रहा है इस पर इस दिशा में बल भी लगेगा। तो जब बल लगेगा तो ये बराबर क्यू इंटू ई होगा, तो त्वरण उत्पन्न होगा एम इंटू ए इक्वल टू क्यू इंटू ई, ए बराबर आ जाएगा क्यू इंटू ई बटा में एम। चलिए अब हम देखेंगे आगे, आगे के यहाँ पर देखिए, जब त्वरण उत्पन्न हुआ तो बराबर क्यू इंटू ई बटा एम, यहाँ से मैंने टी का मान निकाले। अब हम कौन सा समीकरण यूज करेंगे, तो देखिए मैंने बताया, आप जानते होंगे कि v बराबर यू प्लस ए टी और यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर ना, और ये होता है v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टी ए एस ना, दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, तो इन तीनों में से हम इस सूत्र को नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर यस नहीं है, यानी कि दूरी नहीं है, यहाँ पर है और यहाँ पर भी है लेकिन यहाँ पर समय है, ठीक है, इसलिए ये वाला सूत्र हम लगाएंगे। तो देख सकते हैं यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये देखो इस दिशा में तो वेग है ही नहीं, प्रारंभिक वेग शून्य होगा, अगर वो जाएगी दिशा में तो जो बल लग रहा है वही बल वेग को बढ़ाएगा ना, यानी शुरुआती वाला वेग तो शून्य ही होगा ना। तो यस यानी कि वाई हो जाएगा 0 इंटू टी प्लस 1/2 ए टी का ए का मान रख देते हैं क्यू इंटू ई बटे में एम, टी का मान एक्स स्क्वायर बटा वी स्क्वायर। चलिए ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 क्यू इंटू ई बटे में एम एक्स स्क्वायर बटा वी स्क्वायर। आप देख सकते हैं, आपको पढ़े होंगे मैथ में, आपको पता चला होगा कि अगर कोई ट्रेजेक्ट्री ऐसी बनती है और कोई ट्रेजेक्ट्री ऐसी बनती है और कोई ट्रेजेक्ट्री अगर ऐसी बनती है, अगर इस प्रकार की ट्रेजेक्ट्री बन रही है तो एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू वाई अगर आएगा समीकरण में तो ये ट्रेजेक्ट्री होगा, अगर वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स आएगा तो ये ट्रेजेक्ट्री होगा ना, अगर वाई बराबर एम एक्स अगर आएगा तो सीधा सीधा हो जाएगा
ना। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर और वाई आया तो हमारा ये वाली ट्रेजेक्ट्री होगी, नहीं कि ये वाला बनेगा, ये वाला सेकेंड वाला बनेगा ना। कौन सा बनेगा? सेकेंड वाला बनेगा। तो यही पथ बनेगा हमारा, पथ तो यही बनेगा। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे द्रव्यमान किसी कण के लिए नियत रहेगा, वेग की दिशा में अगर बल नहीं है तो वेग नियत रहेगा ना। ई वैद्युत क्षेत्र नियत रहेगा, बदलेगा नहीं। आवेश क्यू नियत रहेगा, कोई भी अगर आवेश होगा कुछ छठवा आवेश बदल जाएगा नहीं ना। और जो क्या संख्या है वो भी बदलेगा नहीं ना। तो क्या होगा बताइए, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होगा नहीं होगा ना। तो ट्रेजेक्ट्री हमारी यही सेकंड वाली बनेगी ना, ट्रेजेक्ट्री यही सेकंड वाली बनेगी। अब चलिए देखिए आगे, इतना समझ आया। अब देखिए अगर आगे हम चले यहाँ पर y बराबर क्या है, 1/2 क्यू इंटू ई बटे में यम वी स्क्वायर बटे में एक्स स्क्वायर। पढ़ेंगे आप 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर के ना, 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर के, यानी कि क्या बराबर हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा ना, 1/2 एम वी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर y बराबर क्या होगा, क्यू इंटू ई बटे में के इंटू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप गतिज ऊर्जा भी निकाल सकते हैं ना। तो इस प्रकार यहाँ पर है। तो देखिए आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल आपके रह गए हैं, तो न्यूमेरिकल अब आपको बताए जाएंगे 2-4 लेक्चर में ना, जितना न्यूमेरिकल हो सकता है। जो भी टेक्निकल और थोड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे वही सब कराए जाएंगे, क्योंकि एक ही न्यूमेरिकल कराना तो उतना संभव है नहीं, ठीक है। तो जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल रहेंगे वही न्यूमेरिकल डिस्कस कराए जाएंगे। जो न्यूमेरिकल आपको नहीं आते आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल।